दोस्तों, साल 2013 में घटी इस घटना पर लगभग पूरा देश रोया था। आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन जो सच्ची घटना आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यकीन मानिए इसे सुनकर आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। आखिर यह घटना क्या थी और कैसे घटी, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी दिल्ली शहर की रहने वाली एक लड़की की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दोस्तों, 1 मई 2013 को जब पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी, पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी भी निकली, तो प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया और एग्ज़ाम में शामिल हुई और सफल भी रही। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर ली गई थी और अब सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे INS मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। क्योंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने के लिए पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ में जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस में मुंबई से बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। तय समय यानी 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली से निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती है और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। इस ट्रेन में काफ़ी भीड़ भाड़ थी और ट्रेन के अंदर इसी भीड़ के बीच में एक इंसान ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था और सर पर कैप पहना हुआ था। वो किसी से बातें नहीं कर रहा था, बस कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता था और फिर वापस आकर सीट पर बैठ जाता था और वह अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था। और यह बात प्रीति के घर वालों ने भी नोटिस की थी और प्रीति के घर वाले भी सतर्क हो गए थे। खैर, इस भीड़ भाड़ और गहमा गहमी के बीच सभी लोग लगभग सो गए। रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सब लोग उठ जाते हैं और उधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह के 8:50 पर ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वह थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वह चलने में अपने पिता और चाचा से काफी पीछे हो गई है, तो वो भी थोड़ा तेज चलना शुरू कर देती है ताकि वह उन लोगों के साथ चल सके। अभी प्रीति ने तेज चलना शुरू ही किया था, लेकिन अचानक प्रीति ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा है। प्रीति रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसके कंधे पर हाथ रखा है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे को घुमाती है तो उसे वही लड़का दिखाई देता है जिसने अपने चेहरे को गमछे से छिपाकर उसकी बोगी में ही बैठा हुआ था। प्रीति रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसके कंधे पर हाथ रखा है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे को घुमाती है तो उसे वही लड़का दिखाई देता है जो अपना चेहरा गमछे से छिपाकर उसी की बोगी में बैठा हुआ था और लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। और जब तक प्रीति कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वह नकाबपोश लड़का एक डिब्बा निकालता है और अगले ही पल उस डिब्बे में से प्रीति के चेहरे पर कुछ फेंकता है। जैसे ही वह फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक प्रीति दहाड़े मार मार कर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे लोग भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोग समझ जाते हैं कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं तो एसिड के कुछ छींटे प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर भी लग जाते हैं और उन लोगों के हाथों में भी जलन शुरू हो जाती है। फिर भी वह सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर जाते हैं। क्योंकि प्रीति बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरा लग रहा था, इसलिए रेलवे अधिकारी प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाने की
सलाह देते हैं। स्टेशन से सभी घायलों और प्रीति को भाभा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे भाभा हॉस्पिटल ले जाने की बजाय पास के गुरु नानक हॉस्पिटल में ही भर्ती करा दिया जाता है। और उधर एक नकाबपोश लड़का प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने के बाद जब भागने लगता है तो भी प्रीति की चीख सुनकर प्रीति के नजदीक खड़े समीर शेख नाम का एक लड़का तुरंत उस डिब्बे को उठाकर यह समझने की कोशिश करता है कि अचानक से यह क्या हुआ है, लेकिन जब डिब्बे में से कुछ एसिड समीर के हाथों पर लगता है, समीर तुरंत डिब्बे को नीचे फेंक देता है और तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, पकड़ो उसे। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ ही थे, इसलिए समीर को जब यह एहसास होता है कि लड़की पर एसिड अटैक हुआ है तो वह नकाबपोश के पीछे भागने के साथ साथ ही अपने दोनों दोस्तों को भी उस नकाबपोश को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग भी उस नकाबपोश का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है। इधर प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जबकि प्रीति के पिता, चाचा चाची और समीर शेख को भी भाभा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है। समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल से कुछ ही देर बाद छुट्टी मिल जाती है और फिर पुलिस उसे वापस घटना स्थल पर लेकर आती है और उसके बयान के आधार पर रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है। इसके अलावा पुलिस वहां से कुछ सबूत भी इकट्ठे करती है, जबकि प्रीति को भाभा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए जल्दबाजी में गुरु नानक हॉस्पिटल में ही उसे भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन समस्या यह भी थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं था और वहाँ कई दूसरी सुविधाएं भी नहीं थी, इसलिए कुछ देर बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू हो जाता है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि प्रीति की आवाज पूरी तरह से जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा भी बुरी तरह से जल चुका था, साथ ही उसकी गर्दन पर भी बहुत गंभीर घाव हुए थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सकता था। प्रीति के शरीर पर भले ही जख्म गहरे थे, मगर प्रीति का हौसला अभी टूटा नहीं था और वह पूरे जज्बे के साथ और हिम्मत के साथ लड़ रही थी। और जब प्रीति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, तब उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। प्रीति लिख कर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात करने लगी। इस एसिड अटैक की खबर मीडिया में भी फैल चुकी थी और देखते ही देखते यह मुद्दा देश भर में छा गया। लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरने शुरू हो गए और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे और जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को गिरफ्तार करके उन्हें सजा देने की मांग शुरू हो गई। पुलिस पर भी बहुत ज्यादा दबाव था कि वह तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अपराधी का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार पुलिस ने अपराधी का स्केच तैयार करवा लिया था और अपराधी की तलाश शुरू कर दी गई थी, मगर अभी पुलिस के हाथ खाली थे। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वह कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। जब इस बात की जानकारी तनु अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह राठी केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी देते हैं कि पवन कुमार नाम का एक लड़का है जिसने फोन करके की हालात के बारे में पूछा है। यह जानकारी मिलने के बाद और वह स्केच जो गवाहों के बयान के आधार पर बनवाया गया था, पुलिस प्रीति को दिखाती है और प्रीति से पूछती है कि क्या तुम इसे पहचानती हो। जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार इस स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था, क्योंकि प्रीति ने भी पवन कुमार का नाम लिया था और पवन कुमार ने फोन करके प्रीति का हालचाल भी पूछा था। इसलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा और वह जानना चाहता होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है और तुरंत पवन कुमार की तलाश शुरू कर दी जाती है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई सन 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और इस गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा और भी भड़क जाता है और वह जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करना शुरू कर देते हैं और लोग प्रीति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी दुआएं करते हैं। मगर प्रीति की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में आए हुए उसे कई दिन हो चुके थे
और यहाँ प्रीति की कई सर्जरी भी की गई थी, मगर हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बल्कि और बिगड़ते जा रहे थे। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद करते जा रहे थे। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टरों को लगने लगा था कि प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। उन्होंने तुरंत प्रीति को रेफर करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया ताकि प्रीति को बेहतर इलाज मिल सके। और क्योंकि इस केस से लोगों का सीधा जुड़ाव हो चुका था और लोग हर पल प्रीति के हालात के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए सरकार की ओर से भी प्रीति को हर बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया जाता है, देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है और उन्हें ही प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी यहाँ हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते और प्रीति की जान बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। एसिड अटैक को हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे और प्रीति अब भी हालात से लड़ रही थी और आखिर 1 जून सन 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति की मौत हो जाती है और इस दुनिया को छोड़ के वो चली जाती है। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। 30 दिन तक वह हॉस्पिटल में अपनी सांसों से लड़ती रही। पूरे 30 दिन तक वो तेजाब की टीस सहती रही। वह पूरे 30 दिन तक अपने ही चेहरे से अपनी नजरें को चुराती रही और फिर 30 दिन बाद उस जिस्म को आखिर छोड़ ही दिया जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसकी चाहत किसी को भी दरिंदा बना सकती थी। वह हार गई, पर हारने से पहले वह अपने हर दर्द, अपने हर जज्बात को कोरे कागज पर लिखकर बयान कर गई। उसने लिखा था, अब तक तो घर में सबको पता चल गया होगा, मम्मी और भी ज्यादा टेंशन लेंगी। मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, कड़ी मेहनत भी की थी। लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पाकर मैं बेहद खुश थी। मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, पर मेरी यह नौकरी शायद चली गई। और उसने लिखा था, पापा मुझे निक्की और तनु को भी पूरी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो। और मम्मी पापा ने तो मेरे लिए रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब मुझे खूबसूरत नहीं दिखना है। और हर चिट्ठी के आखिर में बस उसका एक ही सवाल था कि आखिर मेरा क्या कसूर था, वह मुलजिम पकड़ा गया या नहीं। खैर, प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है। लेकिन प्रीति के घर वाले इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली भी निकाली जाती है। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। प्रीति की मौत और उसके अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी, जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या यह थी कि पवन के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर पर पता लगाते हैं तो यह बात सामने आती है कि 2 मई 2013 को, यानी घटना वाले दिन, पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वह रोहतक में था। बाद में पुलिस भी जब पवन कुमार के फोन की लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन वह वास्तव में रोहतक में ही था। पुलिस की बजाय प्रीति के पिता द्वारा यह पता लगाना कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में था, पुलिस की बड़ी नाकामी थी और इस बात का सबूत भी था। पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है, इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और इस केस में सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट इस मांग को मान लेती है और अब इस मामले की जांच सीआईडी मुंबई को सौंप दी जाती है। केस हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है। वहाँ कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताती है कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। लेकिन अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया था। प्रीति के एक रिश्तेदार ने बताया, शादी से इनकार करने के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। पुलिस के लिए यह बड़ा सबूत था, इसलिए पुलिस तुरंत अंकुर का पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है, 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे? लेकिन अंकुर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता और तुरंत अपना बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी साफ नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान हैं और यह जख्म बिल्कुल वैसे ही थे जैसे एसिड्स के जलने के बाद होते हैं। अंकुर के बार बार बयान बदले जाने और अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान दिखाई देने पर पुलिस का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई ले आती है। और मुंबई लाकर उससे दोबारा जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वह कुछ ही समय
में की पूछताछ के बाद साफ हो जाता है एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अंकुर पवार ही है। पुलिस तुरंत अंकुर को अरेस्ट करती है और उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जे हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से फिर पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि दरअसल वह प्रीति राठी को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इसी वजह से वह काफी चिढ़ा हुआ था और अब तो प्रीति ने इंडियन नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर घर पर बेरोजगार ही बैठा हुआ था। इस वजह से अंकुर के घर वाले उसे तमाम तरह के ताने देने लगे थे। इस कारण भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी और इसी के बाद अंकुर ने यह तय कर लिया कि वह प्रीति को सबक जरूर सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की, इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी थी और लोगों को यह भी पता था कि प्रीति 1 मई को मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी थी, इसलिए वह ट्रेन में सवार हो गया था। अंकुर ट्रेन के अंदर ही एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ होने की वजह से उसे मौका नहीं मिला। दूसरी बात यह थी कि अंकुर लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर रहा था, इस कारण उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। इसलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का मौका नहीं मिल पाया। वैसे तो सुबह के 4 बजे भी अंकुर ट्रेन की टॉयलेट के पास जाकर खड़ा हुआ था कि अगर अब प्रीति इधर आएगी तो वह यहीं पर एसिड फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहां नहीं आई, इसलिए अंकुर का प्लान यहीं पर फेल हो गया। लेकिन आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंक देता है। अंकुर ने भले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी, इसलिए पुलिस अंकुर के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर अंकुर को एसिड दिया किसने। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से यह कहकर एसिड खरीदा था कि उसे अंकुर बैटरीज के नाम से अपनी दुकान खोली है, इसलिए उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को यह भी कहा था कि वह बहुत ज्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन ज्यादा एसिड खरीदने से पहले वह सैंपल देखना चाहता है, इसलिए दुकानदार ने उसे सैंपल के लिए एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दिया। और भी पुख्ता सबूत जुटाने के लिए अंकुर की फोन डिटेल निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। जब अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है, तो आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल होता है। उसके बाद उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने पहली गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है। उन गवाहों में समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख ने अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लिया था और पुलिस वालों को यह भी बताया था कि यह वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग गया था। दरअसल अंकुर एसिड फेंककर जैसे ही पीछे मुड़ा था तो उसके चेहरे से गमछा हट गया था, क्योंकि समीर शेख ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान एक बार अंकुर पीछे की ओर मुड़ा भी था, तो समीर शेख ने उसका चेहरा भी देख लिया था। इसके अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे, इसलिए परेड के दौरान इन दोनों ने भी उसको पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात की पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डब्बा घटना स्थल से बरामद किया था वही डब्बा है जो उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। इन तीनों की गवाही के अलावा पवन मालवीय नाम का एक और व्यक्ति भी अंकुर की पहचान करता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर को पहचान लेता है और इस बात की गवाही देता है कि अंकुर उस रात ट्रेन में मौजूद था और लगभग 4 बजे के करीब उसने अंकुर को टॉयलेट के पास खड़े हुए देखा था। सभी पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद इस केस में अंकुर को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। यह जानकर आपका भी खून खौल जाएगा। अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है। वह अक्सर मुस्कुराता हुआ आता था और वह कई बार वह मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाता था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 3 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट में भी समीर, सलीम और सलमान शेख ने अंकुर को पहचान करते हुए मुख्य गवाही दी थी। सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है और कुछ जुर्माना भी लगाया जाता है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अंकुर की इस दरिंदगी को किसी एक महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था और वहीं इसी मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की थी, इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरीके से जल गया था और इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने
अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद प्रीति उसी दिन मर जाती। और यह टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी थी। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर या खौफ का भाव नहीं था। अंकुर ने प्रीति के साथ जो कुछ किया था उसे इसका जरा सा भी अफसोस नहीं था। वह कोर्ट में बड़ी ही बेशर्मी से मुस्कुरा। उसकी यह क्रूर हंसी भी प्रीति के परिवार वालों के जख्मों पर नमक जैसे थी। मुंबई सेशन कोर्ट ने भले ही अंकुर को फांसी की सजा सुनाई थी, मगर अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले को जब चुनौती दी तो हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस वीपी धर्माधिकारी और जस्टिस पीडी नायक ने इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। वैसे तो जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजरना पड़ा था, उस दर्द के सामने शायद उम्र कैद की सजा तो क्या फांसी की सजा भी कम होती। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कहानियां आपको समय से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।